तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग वुमेन स्टडी। उम्मीद करते हैं आप भी एनर्जी में होंगे और जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। इन सब को आप कंप्लीट करते चलिए। समय नहीं है कि परीक्षा के टाइम में याद करेंगे, परीक्षा का टाइम आ चुका है, तो प्लीज अच्छे से तैयारी कीजिए और थोड़ा बेटर बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट किया गया है एसएसटी का क्वेश्चन, उन सारे को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और सारे का स्क्रीनशॉट करने का मौका मिलेगा। थोड़ा सब्र रखना यार। चलो, क्या लिखा है, रॉलेट एक्ट क्या है। सबसे पहले बात इसको अपने भाषा में समझते हैं। देखिए, अंग्रेजवा सब जो है ना, भारत के जो लोग क्रांतिकारी यानी क्रांति किया करते थे, आंदोलन किया करते थे, उसके खिलाफ ना उखड़ गया था। यानी उससे तो कुछ हो नहीं सकता था भारतीयों का। तो क्या किया ना, एक ऐसा कानून लाया जिसमें क्या आप मुजरिम है नहीं है, क्या सबूत दे रहे हैं, कुछ भी कोई अपील दर्ज नहीं कर सकते थे। आपको हम डायरेक्ट धड़ेंगे और डायरेक्ट जेल में दे देंगे। उसके लिए ना था कोई कोर्ट करेगी कुछ, ना ही कुछ करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए इन्होंने एक नया नियम निकाला, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसको ही गांधी जी क्या बोल दिए कि काला कानून है। तो गलत बात है भाई कि हमारा, मान लीजिए कि हम आंदोलन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, या मेरी गलती है नहीं है, हम कुछ किए भी नहीं और हमको डायरेक्ट धरो और धर के दे दो जेल के अंदर में, ऐसा थोड़े होता है। कूटन पिसन चालू रहता था। तो इस नियम का बहिष्कार किया गया भारत में। क्यों, अब उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हमने तो समझा दिया अपने लैंग्वेज में, अब समझाते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो काला कानून जो बोला था वो किन्होंने बोला था, गांधी जी ने बोला था। तो याद कीजिएगा, काला कानून पूछे या फिर रॉलेट एक्ट पूछे, आपको जवाब देना है क्या, ये जो लिखा हुआ ना, ये सारा जवाब देना। तो रॉलेट एक्ट को ही हम लोग क्या जानते थे, काला कानून के नाम से जानते थे। दूसरा पॉइंट हाईलाइट किया गया है, इसे 19 मार्च 1919 को सर सिडनी, सर नहीं बोलो, कपार सिडनी, ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजवा सबको ना रिस्पेक्ट देने का नाम नहीं है, बट सर सबके नाम में ही लगा हुआ था वो, तो इसलिए हम बोलेंगे सर सिडनी रॉलेट ने लागू किया गया। रॉलेट ने लागू किया गया था, नहीं होगा ना, रॉलेट के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है बच्चा, अब आइए, यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार, यानी उस समय में जो थी भारत में 1919 में, वो ब्रिटिश की शासन थी, ब्रिटिश की सरकार थी। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। यानी भारतीय लोग जो उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ते थे, बहुत तंग किया यार अंग्रेजवा सब, तो उसके खिलाफ जो भारतीय लोग आवाज उठाते थे या फिर क्रांति करते थे, तो उन सबको क्या किया था ना, अरेस्ट करने के लिए कानून पारित किया गया था। अब इसमें क्या क्या है वो समझिए। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर, यानी चाहे वो कोई भी भारतीय हो, ठीक है, उसकी गलती हो ना हो, कुछ भी हो, पकड़ेगा, दबोच देगा। यानी ज्यादा फड़फड़ाओगे तुमको लेके चला जाएगा ना। किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए तुम इसके खिलाफ मुकदमा भी नहीं कर सकते थे, उसे जेल में बंद कर सकती थी। ठीक है, यानी उसको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती थी। ठीक है, तो गांधी जी थे भाई पढ़े लिखे, इन्होंने क्या किया, इस कानून का उल्लंघन किया और इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। लास्ट में अंग्रेजों से हार मान के भागा कि नहीं भागा। चलिए, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, शीत युद्ध क्या है। इसको भी कपाड़ फोड़ देंगे, मिलके देखो ना, और तुम्हारे इतने बड़े रहते हैं ना, तुमको भी मारेंगे। समझा नहीं समझा ना, मतलब ये कि ताकत से लड़ाई ना हो करके, यानी जुबानी लड़ाई होना, या फिर हम किसी वेपन का यूज नहीं करेंगे, हम किसी बंदूक का यूज नहीं करेंगे, हम किसी लाठी का यूज नहीं करेंगे, हम जुबानी लड़ाई करेंगे। आना देख लेंगे, वो बोलता हाँ हाँ आओ देखते हैं तुमको भी, तुमको हम मारेंगे, कल हम वार करेंगे तुम पे, वो बोलता हम तुम पे वार करेंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है। शीत युद्ध का तात्पर्य यह है कि इसमें बिना किसी वेपन, बिना किसी चीज के या बिना किसी खून खराबा के, ठीक है, जुबानी लड़ाई लड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इसको ही हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध। क्या बोलते हैं बच्चा, शीत युद्ध। अब ये मत समझना कोल्ड वार, यानी ठंडी के समय में जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको शीत युद्ध कहते हैं। भाई ठंडी के समय वाला बात नहीं है। शीत युद्ध का मतलब ये कि बिना लाठी, डंडा, बंदूक, गोली, इन सब के जुबानी लड़ाई जो होती है दो देशों के बीच में, इसी लड़ाई को बोलते हैं शीत युद्ध। जैसे अपने लोग के गाँव घर में झोटा झटोल जो होता है, झोटा झटोल नहीं होगा, और उससे पहले देखना देत ताली, लेत ताली, ये झगड़ा वो झगड़ा, एक दूसरे को देती है, जुबानी लड़ाई करती है। मतलब कि फैटम फैटा नहीं चलेगा, वो बोलेगे तोहर ई छो तो ओहर ऊ छो, अपना अपना करती रहती है कि नहीं है। तो ये एक प्रकार से क्या है, जुबान से लड़ाई हो रहा है ना। जहां भमकी थोड़ा देर बाद दे उसका झोटा पकड़ के खींची उसका झोटा, तो ये शीत युद्ध नहीं हुआ। शीत युद्ध का मतलब कि बिना किसी का खून खराबा किए हुए जुबानी लड़ाई जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध। ठीक है बच्चा, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए पढ़ लेते हैं इसको।
शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है। हम कोई लाठी डंडा बंदूक नहीं छुएंगे, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तंज कसते हैं। हाँ हाँ, देख लिए थे तुमको। ये क्या हुआ? जुबानी लड़ाई, जुबान से हम लड़ रहे हैं ना। तो ये सारा जुबानी लड़ाई जो होता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध। अब देखिए यहां क्या है, असल में होता यह है कि जब दो देश आपस में किसी वैचारिक मतभेद के कारण टकराते हैं तो और जुबानी जंग होती है, जुबान से जंग होती है, तो इसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में डॉक्टर माथा में छाता लग गया होगा, समझ गए? बारिश तक क्वेश्चन का हो ही रहा है, अब माथा में क्या लग गया? छाता। तो भाई अच्छे से घुस रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? देखिए सबसे पहली बात इसको समझिए, फ्रांस का एक शासक था, 16वां शासक, एक प्रकार से बोलिए निरंकुश शासक का अंतिम शासक था वो। निरंकुश शासन जो चलता था उसका अंतिम शासक था कौन? लुई। ठीक है। अब ये एक प्रकार का क्या था ना, अय्याशी करने वाला इंसान था, जुआबाजी करता था, इधर उधर मतलब पैसा को बर्बाद करता था और गरीबों पे टैक्स लगाया करता था। यानी जो अमीर थे उनको छोड़ देता था, लेकिन जो गरीब थे उनको अगर कुछ भी लेना होता था ना तो उस पर ये टैक्स लगा दिया करता था। अब वहां की ऐसी स्थिति हो गई कि ये जुआ खेल के करके हारते गया, पैसा को बर्बाद करते गया, और फ्रांस क्या हुआ कि एकदम से समझो कि सिमट के बैठ गया, है ना। उसके खिलाफ लोगों ने क्या किया, आवाज उठाई और अंतिम में इसको फांसी दिया। मामला वहीं से खत्म। इसकी बीवी भी जुआबाज थी, तो फिनिश हो गया। अब आते हैं इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन, बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चा। हमने इसको अपने लैंग्वेज में तो समझाया, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो थोड़ा हम समझ रहे हैं कि आपको ये नहीं होता। जैसे बच्चा लोग 2x 1x मोड आ गया यूट्यूब पे, बड़ा फास्ट करके पढ़ाता, तो हम ऑलरेडी मुंह से 2x चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, 1789 के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। पहला कारण क्या था? राजनीतिक। इसके कारण इस मतलब कि पॉलिटिक्स भी जो है ना एक तरह से बर्बाद हो चुकी थी। दूसरा आर्थिक, यानी पैसा वहां का जो था वो भी खत्म हो गया था। तीसरा सामाजिक, बौद्धिक, ये सब कारण को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां था, यानी 16वां शासक था निरंकुश। निरंकुश का मतलब क्या होता है वो समझिए। निरंकुश का मतलब होता है, मानो कि मतलब कि जैसे हम कहीं के राजा हैं, ठीक है, तो अगला जो राजा होगा वो हमारा बेटा होगा या हमारा भतीजा होगा। बात समझ रहे हैं? यानी हमारे ही खानदान का कोई भी बन सकता है या हमारा पुश्ती बनेगा, बाकी कोई दूसरा इसमें नहीं बन सकता था। उसको बोलते हैं निरंकुश शासन। अभी भारत में क्या है ना, लोकतांत्रिक शासन है। यहां हम लोग क्या करते हैं कि एक बार 5 वर्ष की इसमें जो है वोटिंग होता है और हम किसी को चुनते हैं। ये नहीं कि मोदी जी बने हैं तो अगले साल मोदी जी का बेटा बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय में निरंकुशवादी का मतलब क्या, कि जो है प्रेजेंट में उसका जो जनरेशन है वही फिर से शासक बनेगा, यानी वहां का राजा बनेगा। उसको ही हम लोग बोलते हैं निरंकुशवाद। ठीक है, तो इसको तो फांसी देके खत्म कर दिया, तो इसका पुष्ट क्या बनेगा? तो यहां से निरंकुशवादी शासक का मतलब कि समापन हो गया, खत्म हो गया, और वहां से उसी टाइम से लोकतंत्र व्यवस्था लागू की गई फ्रांस में। ठीक है, मतलब समझ रहे होंगे फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक कौन था? लुई 16वां शासक था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी थी। इस क्रांति के मार्ग को वेल्टियर, रूसो और मोंटेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। मतलब ये जो क्रांति की गई थी 1789 की, इसको इन सभी ने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये क्यों मतलब कि फ्रांस की क्रांति 1779 क्यों लाई गई, ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। एक बार हम फिर से ये समझा दें। देखिए हुआ क्या था, क्वेश्चन को हाईलाइट करते हैं। देखिए 1789 में हुआ क्या था कि
निरंकुशवादी एक शासक थे लुई, जो कि 16वें शासक थे। कहाँ के? फ्रांस के। ये जुआबाजी बहुत, मतलब जुआ में या अय्याशी, बियर तियर, शराब उराब, इधर उधर नशा वशा बहुत ज़्यादा किया करते थे। अब उस पर इसको इतना लगाव हो गया था कि देश की स्थिति इतनी बुरी होगी उसके कारण, जो पूछिए मत। यानी पूरे देश को बेच के खा गया था, जुआ के चक्कर में वो बर्बाद कर रहा था। जो गरीब थे उन पे टैक्स लगाया करता था, इसलिए वहाँ की जो जनता थी तंग आकर के इसके खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दी, यानी आवाज उठाने लगी, और अंत में इसको फांसी दिलवाया। ठीक है, इसीलिए उस क्रांति को बोला गया 1789 की क्रांति। बात समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जाइएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।